चलिए नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन चालू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है असेसमेंट। एवरीवन ओवर हियर नाउ। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। असेसमेंट मींस डिटर्मिनेशन ऑफ द ड्यूटीएबिलिटी ऑफ एनी गुड्स एंड द अमाउंट ऑफ ड्यूटी, टैक्स, सेस और एनी अदर अमाउंट so payable if any under this act or the custom tariff act or any other law for the time being in force with reference to। क्या क्या देखोगे असेसमेंट करने के समय? सर टैरिफ क्लासिफिकेशन देखना, वैल्यू देखना, एग्जम्पशन देखना, कंसेशन देखना, क्वांटिटी, वेट, वॉल्यूम, मेजरमेंट और एनी अदर स्पेसिफिक, ओरिजिन देखना क्योंकि प्रेफरेंशियल रेट मिलेगा, any other specific factor, and it includes, assessment includes what sir? Self assessment, reassessment, provisional assessment or any other assessment where duty assessed is nil। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन असेसमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये सेल्फ असेसमेंट और रीअसेसमेंट क्या होता है? मैंने यहां लिखा है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं राइट ए नोट ऑन सेल्फ असेसमेंट, राइट ए नोट ऑन रीअसेसमेंट। देखिए यहां पे सर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर एंटरिंग द गुड्स अंडर सेक्शन नंबर 46 और 50 शिपिंग बिल, ठीक है सर, शैल सेल्फ असेस द ड्यूटी, बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल। जब आप फाइल कर रहे हो तो सर आप सेल्फ असेस करोगे ड्यूटी, उसके बाद पीओ उसको वेरीफाई करेगा। प्रॉपर ऑफिसर मे वेरीफाई द एंट्रीज व्हिच यू हैव मेड फॉर दिस पर्पस, एग्जामिन और टेस्ट गुड्स कर सकता है वो। और याद रखिएगा प्रोवाइजो सिलेक्शन ऑफ केसेस फॉर वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन रिस्क एवैल्यूएशन किया जाता है। हर केस को वेरीफाई नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए बोलते हैं कि ऑटो कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम क्लियरेंस ऑर्डर ऑटोमेटिकली देता है। लेकिन अगर आप बहुत रिस्की टाइप ऑफ पर्सन हो तो सर उस केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? ही मे वेरीफाई द बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल। उसके बाद बोला है पीओ में रिक्वायर द इंपोर्टर और एक्सपोर्टर टू प्रोड्यूस एडिशनल डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन। आप दीजिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर पीओ को सब कुछ सही लगा तो पीओ इश्यू कर देगा क्लियरेंस ऑर्डर, अगर उसको कुछ गड़बड़ लगा तो सर रीअसेसमेंट कर देगा। रीअसेसमेंट करने के बाद आपको बोलेगा कि आप एक्सेप्ट करते हो, एक्सेप्ट करते हो तो बेटा डिफरेंशियल ड्यूटी दे देना, क्लियरेंस ऑर्डर दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप डिसएग्री करते हो तो बोलेगा बेटा मैं आप पास करने वाला हूं रीअसेसमेंट ऑर्डर, एंड रीअसेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा विद इन 15 डेज ऑफ बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल। रीअसेसमेंट ऑर्डर हमेशा स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा, ठीक है सर। अब जाना है तो अपील में जा सकते हो सर। प्रोविजनल असेसमेंट, चलिए नेक्स्ट असेसमेंट है प्रोविजनल असेसमेंट। सर प्रोविजनल असेसमेंट शुड ऑलवेज बी रेड विद कस्टम फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट रेगुलेशंस 2018, ठीक है सर। सर कौन से सर्कमस्टेंसेस में प्रोविजनल असेसमेंट करवा सकते हैं? बाबा अगर इंपोर्टर इज अनेबल टू मेक सेल्फ असेसमेंट देन ही मे रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू द प्रॉपर ऑफिसर कि सर आप मेरा प्रोविजनल असेसमेंट कर दीजिए, मैं असेसमेंट नहीं कर पा रहा हूं, सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। पीओ डीम्स इट नेसेसरी दैट गुड्स आर सब्जेक्ट टू केमिकल टेस्ट। पीओ बोल रहा है आप जो गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किए हो उस पे हमको केमिकल टेस्ट कराना है। बाबा केमिकल टेस्ट कराएगा तो मैं बोलूंगा प्रोविजनली तो गुड्स मेरे को दीजिए, तो प्रोविजनली आपको गुड्स क्लियर करके दे देगा सर। उसके बाद बोला है importer or exporter produced all necessary document and information, still PO wants to make further inquiry। yes sir आपने सारे इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट नहीं दिए और PO को लग रहा है कि इंक्वायरी करना है, तो इस केस में क्या करेगा? प्रोविजनल असेसमेंट कर देगा, ठीक है। प्रोविजनल असेसमेंट 4 सर्कमस्टेंसेस में किया जा सकता है, ठीक है सर। where the provisional assessment is ordered by the PO for the reason that necessary document or information is not furnished or proper officer requires importer or exporter to furnish additional information। अगर आपने इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं किया है या एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे मांगा गया है, उस केस में क्या होगा? सर एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देना है तो सर ये क्या करेंगे? प्रोविजनली आप बोलोगे सर हमारे गुड्स तो हमें दे दो, प्रोविजनली डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेते रहना, प्रोविजनली गुड्स क्लियर कर दो, तो सर प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर दे देगा और गुड्स क्लियर कर देगा। अब 15 दिन में क्या करेगा? पीओ इन्फॉर्म करेगा कि हमें क्या क्या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सर पीओ बताएगा। फिर 15 दिन में, नेक्स्ट 15 दिन में आप इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अवेलेबल करा दीजिएगा। अगर नहीं करा पाए तो 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकता है प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है सर। अगर 3 महीने में भी अवेलेबल नहीं कराया तो फर्दर 3 महीने का एक्सटेंशन कौन देगा? एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर। सर अगर फर्दर 3 महीने में भी नहीं करा पाया तो बाबा कमिश्नर एक्सटेंशन देगा एज द टाइम कमिश्नर डीम्स फिट। जितना कमिश्नर को सही लगे उतना टाइम कमिश्नर दे सकता है,
उसके बाद एक बार अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, बेटा इन्फॉर्म कर देना प्रॉपर ऑफिसर को कि मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। अब एक बार आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, पीओ को इन्फॉर्म कर दिया इन राइटिंग, तो उसके बाद क्या होगा, या इंटीमेट आपने उसको कर दिया, तो पीओ अब 2 महीने में फाइनलाइज कर देगा असेसमेंट, या अगर 2 महीने में नहीं कर पाया तो फर्दर एक्सटेंशन 3 महीने का दे सकता है कमिश्नर। एक बार असेसमेंट फाइनलाइज हो गया तो सर अब फाइनलाइजेशन पे क्या होगा, अगर असेसमेंट फाइनलाइज हो गया इन केस ऑफ गुड्स which are cleared for home consumption or export, सर प्रोविजनल अमाउंट इज ग्रेटर देन फाइनल असेसमेंट, तो सर आपको रिफंड मिलेगा, रिफंड पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% मिलेगा। अगर प्रोविजनल असेसमेंट इज लेस देन फाइनल असेसमेंट अमाउंट, तो जो शॉर्ट अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। सर प्रोविजनल अमाउंट इज लेस देन फाइनल असेसमेंट अमाउंट, तो आपको पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%। सर अगर वेयरहाउस गुड्स है जिसको मैं वेयरहाउस में डालने वाला हूं तो कोई बात नहीं, फाइनल अमाउंट इफ इट इज ग्रेटर देन प्रोविजनल अमाउंट, तो एडिशनल अमाउंट के लिए बॉन्ड दे दीजिएगा विच इज 3 टाइम्स ऑफ द एक्सेस ड्यूटी। बॉन्ड हमेशा 3 टाइम्स होता है, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सर अगर मेरे जो गुड्स है उस पे पीओ केमिकल टेस्ट कराना चाहता है, ए केमिकल टेस्ट और अदर टेस्ट रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड, या एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड, तो इस केस में पीओ क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन में आपके गुड्स को डाल देगा या केमिकल टेस्ट के लिए डाल देगा, और सर प्रोविजनली आपके गुड्स को रिलीज कर देगा। उसके बाद एक बार टेस्ट रिपोर्ट आ गया या इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आ गया, उसके 2 महीने में पीओ शेल फाइनलाइज द असेसमेंट। 2 महीने में नहीं कर पाया तो फर्दर 3 महीने का एक्सटेंशन कौन दे सकता है, कमिश्नर दे सकता है। एक बार फाइनलाइज हो गया तो सर ऑन फाइनलाइजेशन अगर प्रोविजनल अमाउंट इज ग्रेटर देन फाइनल अमाउंट तो एक्सेस अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। प्रोविजनल अमाउंट इज लेस देन फाइनल अमाउंट, तो जो शॉर्ट पे किया था वो पे करना पड़ेगा। अगर सर वेयरहाउस गुड्स का मामला है तो सर उस केस में फाइनल अमाउंट ग्रेटर देन प्रोविजनल अमाउंट अगर है, डिफरेंशियल के लिए आपको एडिशनल बॉन्ड अमाउंट देना पड़ेगा। सर एक बात याद रखिएगा, जब भी प्रोविजनल असेसमेंट करता है पीओ, प्रोविजनल असेसमेंट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू, मतलब आपसे पहले एक बॉन्ड एंड सिक्योरिटी लेगा। बॉन्ड में आप अंडरटेकिंग दोगे कि जो भी अमाउंट होगा फाइनल असेसमेंट पे डेफिशिएंसी में पे करूंगा, वो बोलना पड़ेगा। एंड सर सिक्योरिटी एज प्रिस्क्राइब, मतलब जो पीओ बोलेगा उतना सिक्योरिटी देना पड़ेगा फॉर द पेमेंट ऑफ डेफिशिएंसी। जो फाइनल असेसमेंट में डेफिशिएंसी होगा वो पे करने के लिए आपको साथ में सिक्योरिटी देना पड़ेगा। सिक्योरिटी कैन बी ए बैंक गारंटी और कैश डिपॉजिट एज कन्वीनियंट। सर फाइनलाइजेशन पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, अगर शॉर्टफॉल है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, जिस मंथ में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था उसके पहले दिन से टिल द डेट ऑफ पेमेंट देयर ऑफ, जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो, ठीक है सर। अगर रिफंड मिल रहा है तो रिफंड 3 महीने में दे देंगे फ्रॉम द डेट ऑफ असेसमेंट ऑफ ड्यूटी। अगर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर से 3 महीने में आपको अमाउंट नहीं दिया तो इंटरेस्ट दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 6% आफ्टर 3 months टिल द डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट याद रखिएगा, ये जो असेसमेंट है इसके जो प्रोविजंस हैं, ये जो रेगुलेशन है इसके प्रोविजंस अगर आपने कॉन्ट्रावेन किए तो पेनल्टी अप टू 50,000 आप पे लग सकता है, ठीक है सर। उसके बाद आया अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट एनरिचमेंट मतलब जब आप ये रिफंड मांगने गए, जब आपको फाइनलाइजेशन हुआ और रिफंड दे दिया गया, तो रिफंड याद रखिएगा हमेशा रिफंड कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाला जाता है, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन में आपको दिया जाता है, मतलब अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है। कब कब नहीं होता है, इफ अमाउंट रिलेट्स टू ड्यूटी एंड इंटरेस्ट पेड बाय द इंपोर्टर एक्सपोर्टर इफ ही हैज नॉट पास्ड ऑन द इंसिडेंट्स, मतलब आपने इंसिडेंट्स पास ऑन नहीं किया है। सर अगर कोई बायर है जिसने आपसे गुड खरीदे और उसने पास ऑन नहीं किया तो रिफंड उसको दिया जाएगा। इफ ही हैड नॉट पास्ड ऑन द इंसिडेंट ड्यूटी एंड इंटरेस्ट ऑन इंपोर्ट बाय इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल यूज के लिए मंगाया है, अगर कोई रिफंड मिलने वाला है तो मेरे को ही मिलेगा। सर एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड हमेशा आपको दिया जाता है, डीबी के भी हमेशा आपको ही दिया जाता है, ठीक है सर, उस पे अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद आता है फेसलेस असेसमेंट। बाबा अब गवर्नमेंट बोल रहा है हम फेसलेस असेसमेंट करेंगे, मतलब जो टैक्स पेयर जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर है उसको और जो डिपार्टमेंट के पर्सन है वो फेस टू फेस नहीं आने चाहिए, फेस टू फेस नहीं आएंगे, फेसलेस असेसमेंट कराएंगे, कंप्यूटर मीडियम के थ्रू फेसलेस असेसमेंट होगा। इट्स ए मेजर कस्टम रिफॉर्म वेयर ए बिल ऑफ एंट्री दैट इज आइडेंटिफाइड फॉर स्क्रूटिनी, मतलब ऑटोमेटिक क्लियरेंस उसको नहीं मिला, मतलब इट्स ए नॉन फैसिलिटेटेड बिल ऑफ एंट्री। तो सर it is assigned to an assessing officer who is physically located at a custom station which is not the port of importation in the custom automated system, मतलब जहां आपने इंपोर्ट किया वहां पे वो ऑफिसर नहीं है, ऑफिसर कहीं और है और वो असेसमेंट कर रहा है आपका। It separates the assessment process
from the physical location of the port of import using a technology platform. Faceless assessment also referred to as virtual assessment or anonymized मतलब anonymous रहेंगे, आप एक दूसरे को नहीं जानेंगे. Uses a technology platform to separate the custom assessment process from the physical location of a custom officer at the port of arrival. ठीक है सर. This measure will bolster efforts to ensure an objective, free, fair and just assessment. सही assessment होगा हमेशा से. ठीक है. नेक्स्ट, की ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? anonymity in assessment for reduced physical interference between trade and customs, speedy custom clearance through efficient use of manpower, greater uniformity of assessment across location, from promoting sector specific and functional specialization in assessment. ठीक है सर, ये ऑब्जेक्टिव्स है. नेक्स्ट, उसके बाद आता है ऑडिट. सर ऑडिट आता है सेक्शन नंबर 99A में. इट शुड बी रेड विद कस्टम ऑडिट रेगुलेशंस 2018. सर ऑडिट क्या क्या टाइप के होते हैं? एक होता है ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट, एक होता है प्रेमाइसेस बेस्ड ऑडिट. ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट, अंडर ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट ट्रांजैक्शन ऑडिट किए जाते हैं. इट मे बी नोटेड दैट transaction based audit may subsequently be converted into premises based audit also. उसके बाद बोला है premises based audit at the premises. The new provision on custom audit under section number 99A has extended the scope of premises based audit by including other entities within which are concerned with the import or export. C&F agent हो गए सर, इनका भी ऑडिट हो सकता है. कस्टोडियन हो गया, इनका भी ऑडिट हो सकता है. इंपोर्टर के जो गुड्स बेचता है उसका भी ऑडिट हो सकता है. ठीक है. इन प्रेमाइसेस बेस्ड ऑडिट custom would review the import and export over a given period of time and check all relevant record, check all commercial record including financial statement and contracts to verify the particulars given in a goods declaration. जो भी आपने डिक्लेरेशन दिया था वो आपने सही दिया था या नहीं दिया था. Premises based audit would enable the department to bridge the communication divide and usher into a new era of partnership with trade. ठीक है सर. सर मैनर ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट, अब मैं पढ़ाने वाला हूं कैसे ऑडिट होगा. सर पीओ में कैरी द ऑडिट ऑफ इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टेड गुड्स, एक्सपोर्ट गुड्स और ऑडिटी. सर ऑडिटी कौन कौन हो सकता है, किसका किसका ऑडिट हो सकता है? ऑडिटी मींस पर्सन सब्जेक्ट टू ऑडिट अंडर दिस सेक्शन, मतलब 99A. सर 99A सेक्शन में जिसका ऑडिट हो सकता है उसको बोलते हैं ऑडिटी. इंक्लूड्स इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, कस्टोडियन, लाइसेंसी ऑफ ए वेयरहाउस or any other person concerned directly or indirectly in clearing, forwarding, stocking, carrying, selling, purchasing of imported, export और dutiable goods. ठीक है सर, ये सब ऑडिट है, इनका ऑडिट हो सकता है. नेक्स्ट सर, ऑडिट किसका होगा? ऑडिट करने के लिए रिस्क बेस्ड असेसमेंट के हिसाब से ऑडिटी को ढूंढा जाएगा. कौन बहुत रिस्की है उसका ऑडिट किया जाता है. ठीक है सर. रिस्क बेस्ड असेसमेंट विल आइडेंटिफाई द पर्सन. ठीक है. उसके बाद पीओ में कैरी आउट द ऑडिट. सर अगर प्रेमाइसेस बेस्ड ऑडिट है तो हमेशा 15 डेज प्रायर नोटिस दिया जाएगा. ऑडिट स्टार्ट होगा. ऑडिट कहां हो सकता है? पीओ के ऑफिस में भी हो सकता है, प्रेमाइसेस ऑफ द ऑडिट भी हो सकता है, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में भी हो सकता है, आपके ब्रांच ऑफिस में भी हो सकता है, आपके वेयर हाउस, फैक्ट्री एक्सेट्रा, जहां बेसिकली आपने गुड्स और बुक्स रखे हैं वहां का ऑडिट किया जा सकता है. ठीक है. प्रेमाइसेस बेस्ड ऑडिट 30 डेज प्लस 30 डेज एक्सटेंशन में कंप्लीट करना होता है. ठीक है सर. ड्यूरिंग ऑडिट पीओ में रिक्वेस्ट ऑडिटी टू फर्निश डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड. पता है आपको, ये डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड रिलेटिंग टू ए ट्रांजैक्शन आपको 5 साल के लिए हमेशा प्रिजर्व करके रखने हैं, क्योंकि ऑडिट हुआ तो ऑडिटी से डिपार्टमेंट मांग लेता है. ठीक है. पीओ में इंस्पेक्ट इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड और ड्यूटेबल गुड्स एट प्रेमाइसेस और रिक्वेस्ट हिम टू प्रोड्यूस सैंपल. हो सकता है आपके प्रेमाइसेस में आके भी चेक कर ले या आपको बोले बेटा कुछ सैंपल लेके आना, मेरे को देखना है. पीओ हैविंग रिगार्ड्स टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑडिट सीए सीएमए का भी हेल्प ले सकता है, आईटी एक्सपर्ट वगैरह का भी हेल्प ले सकता है. ऑडिटी क्या करेगा? ऑडिटी जब प्रॉपर ऑफिसर ऑडिट कर रहा है तो उसको असिस्टेंस देगा एंड टू प्रॉपर ऑफिसर एंड टीम इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी एंड नॉट टू रिफ्यूज और ऑब्स्ट्रक्ट देम. उनको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, आने नहीं दूंगा, ये सब मत करना. ठीक है. एक बार ऑडिट कंप्लीट हो गया
तो प्रॉपर ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा, प्रॉपर ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द ऑडिटी ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन और फाइंडिंग्स वगैरह बताएगा बिफोर प्रिपेयरिंग एन ऑडिट रिपोर्ट टू प्रोवाइड हिम अपॉर्चुनिटी टू ऑफर क्लैरिफिकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। बोलेगा हमारे ऑडिट फाइंडिंग है, आप बता दीजिए आपका क्या क्लैरिफिकेशन वगैरह है। अगर ऑडिटी अग्री करता है और वॉलेंट्रीली जो भी ड्यूटी वगैरह देना है वो दे देता है, ठीक है सर, वेरी गुड है। उसके बाद पीओ बनाएगा ऑडिट रिपोर्ट, उसमें फाइंडिंग्स वगैरह बताएगा, बोलेगा हमने क्या ऑब्जेक्शन रेज किया और सामने वाले पार्टी ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया वो भी बताएगा, ठीक है सर। उसके बाद मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, एनी ऑडिटी हु कॉन्ट्रावेंस दिस प्रोविजंस ऑफ ऑडिट रेगुलेशन, जो प्रोविजन है तो सर पेनल्टी अप टू 50,000 लगाया जा सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो बेटा मैंने क्या किया है, जहां जहां मैंने स्टार लगाया है वो लिख देना, दोज आर द साइलेंट फीचर। कहां कहां लगाया है सर, एडवांस नोटिस दिया जाएगा 15 दिन का अगर प्रीमाइसेस बेस्ड ऑडिट है। सर रिस्क बेस्ड असेसमेंट विल आइडेंटिफाई किसका ऑडिट होना है, अगर ऑडिट प्रोविजन कॉन्ट्रावेन हुए तो 50,000 का पेनल्टी लगेगा। सर अगर ऑडिटर चाहे तो बेसिकली जो डिपार्टमेंट का पर्सन है वो अगर चाहे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या आईटी एक्सपर्ट का हेल्प भी ले सकता है, ठीक है सर। ऑडिट के नहीं, जो आपके अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड जनरली होते हैं वो 5 साल तक आपको मेंटेन करने होते हैं, ठीक है सर। अगर आप अग्री करते हो ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑडिट फाइंडिंग से तो बेटा वॉलेंट्री पेमेंट कर देना, आइदर फुल और पार्ट में, ठीक है सर। ये होते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 99B आता है, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस देयरऑफ, मतलब आधार ऑथेंटिकेशन जैसा बात बोल रहे हैं सर। 99B बोलता है वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस देयरऑफ, पीओ ऑथराइज्ड बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम मे फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग कंप्लायंस अंडर दिस एक्ट। तो सर मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैंने बोला प्रॉपर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम मे फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग कंप्लायंस of act or law require a person whose verification he consider necessary। उसको लगता है इस पर्सन का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, कहीं स्मगलर हुआ तो सर if he considers is necessary for protecting the interest of the revenue and preventing smuggling to do, सर क्या करेगा, आधार ऑथेंटिकेशन करेगा, कॉमा सर आधार ऑथेंटिकेशन करेगा, सबमिट सच अदर डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन एज प्रेस्क्राइब्ड। सर इन केस नो आधार और ऑथेंटिकेशन फेल्ड ऑल्टरनेट मींस देगा एज में बी प्रिस्क्राइब, ठीक है सर। उसके बाद बोला है फेलियर टू कंप्लाई, अगर आपने जो बोला है वो नहीं किया, आधार ऑथेंटिकेशन भी नहीं किया, अदर डॉक्यूमेंट मांगा वो भी नहीं दिया, पीओ में सस्पेंड क्लियरेंस ऑफ इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट गुड्स, सैंक्शनिंग ऑफ रिफंड नहीं देगा, सैंक्शनिंग ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं देगा, एग्जम्पशन फ्रॉम ड्यूटी नहीं देगा, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जो इसके अंदर एक्ट के अंदर आपको दिया गया है वो कैंसिल कर देगा, समझ लीजिए। एनी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, कोई बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। यहां हमारा असेसमेंट एंड ऑडिट अंडर कस्टम्स कंप्लीट होता है। इसका 3 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी असेसमेंट एंड ऑडिट से पूछ लेते हैं। बेटा मैंने जहां जहां क्वेश्चन मार्क प्लेस किए हैं वो सारे पॉइंट तो आपको एटलीस्ट देख के जाने ही हैं, राइट एवरीवन।